हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th एज वेल एज़ 9th दोनों के पढ़ेंगे, जो NTSC में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और एक ऐसा ही चैप्टर है अपना नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आज हम पूरा उसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। और ये वो चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नेशनलिज्म इन इंडिया से NTSC में आते हैं। तो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए आप कि हमारे चैप्टर की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, 1914 टू 1918। क्या है ये ईयर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बहुत सारे डिज़ास्टर्स लेकर आया, जिसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया अक्रॉस वर्ल्ड, और उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी आया। उस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे इंडिया में। 1914 टू 1918 की बात करें, ये जो 4 और 5 साल का जो पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भारत के लिए तो स्पेशली रहा। क्योंकि क्या है कि एक तो हम पहले ही ब्रिटिशर्स के स्लेव हो रखे थे, उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या क्या आने लगी, तो अपन इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली दिक्कत जो थी वो रिवेन्यू। ब्रिटिशर्स ने रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो कॉमन मैन को फेस करनी पड़ रही थी, एग्रीकल्चर में फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही थी। फिर बेसिक जो लाइवलीहुड इंडिया का उस ज़माने में हुआ करता था वो एग्रीकल्चर था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो पूरा एग्रीकल्चर को ख़त्म करके फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, सोल्जर्स बनाएंगे, हम इंडियन लोगों को भी ब्रिटिश आर्मी में एम्प्लॉय करेंगे। ये वाला जो सिस्टम इन्होंने किया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू देयर आर्मी, वो भी इंडियंस को पसंद नहीं आया। फिर तीसरी प्रॉब्लम हो गई फूड का शॉर्टेज, फेमाइन्स, अकाल बहुत ज़्यादा पड़ने लगे। ठीक है, उसके अलावा ये 19 फिर 18 से जो 21 का जो फेज़ आया, उस दौरान ये सारी और चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई। और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जैसे आज आप देख रहे हैं कोरोना, एग्जैक्टली 100 ईयर्स, 1920-21 और ये 2020-21। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, जिसने बहुत लोगों को परेशान किया। 12 to 13 मिलियन पीपल वर पेरिश्ड, है ना, उनकी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। सिमिलरली फिर इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। और अपन देखते हैं कि अचानक से, जैसे फिल्मों में होता है ना, कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और लोग बाग परेशान हैं और बोलते हैं हे भगवान कुछ तो करो, किसी को तो भेजो। तो देखो एंट्री ली हमारे महात्मा गांधी ने इंडिया में। स्वागत तो करो हमारा। 1915 में साउथ अफ्रीका से वो इंडिया आ गए, है ना। अब जैसे एक हीरो की एंट्री होती है, इसी तरह से महात्मा गांधी की एंट्री इंडिया में हो गई। उनको लगा कि यार ये प्रॉब्लम जो साउथ अफ्रीकन्स डील कर रहे हैं, शायद ये मेरे इंडियंस भी तो डील कर रहे हैं, क्यों नहीं मुझे यहाँ जाकर अपने इंडियंस की मदद करनी चाहिए। 1915 में रिटर्न बैक टू इंडिया और सीरीज ऑफ मूवमेंट M.K. गांधी ने किए, जिसमें सबसे पहला मूवमेंट हम देखें 1916 चंपारण मूवमेंट, चंपारण बिहार में। आप लोग 8th क्लास में पढ़कर आए थे कि बिहार में इंडिगो प्रोडक्शन, बिहार, कैलकाटा और नियर बाय जो रीजन्स हैं उनमें इंडिगो का, नील की खेती बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी। 8th क्लास में बताया गया था कि ब्रिटिशर्स को इंडियन इंडिगो बहुत पसंद थी, एक डाई जो वाइट कपड़ों में बहुत खिलकर आता है ना, बहुत अच्छा कलर। और इंडियन इंडिगो की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी अक्रॉस वर्ल्ड। तो ब्रिटिशर्स के वहाँ पर भी डाई तो हुआ करती थी, उसका नाम था वॉर्ड, है ना, WOAD, वॉर्ड, लेकिन उसका कलर जो है पेल था, डल था। वो उनके कपड़ों पर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ती थी जितनी हमारी डाई इंडिगो छोड़ती थी। अब
महात्मा गांधी को जब पता पड़ा कि बहुत ज़्यादा इंडिगो लगवाया जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, और दूसरी क्रॉप्स लगाना चाह रहे हैं लेकिन दूसरी क्रॉप्स लग नहीं पा रही है, ठीक है, दूसरी क्रॉप्स लग नहीं पा रही है, लोग बाग वीट लगाना चाह रहे हैं। अगर अपन बंगाल की बात करें तो बंगाल में तो राइस बहुत होता है ना, क्योंकि राइस क्या है, एक स्टैंडिंग वाटर क्रॉप है और बंगाल में वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आपने देखा होगा वो तो चावल मछली वगैरह खूब खाते, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, दूसरी क्रॉप लगा नहीं पा रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उनको ये सारी चीज़ें करी, उनके लिए अच्छा सा काम किया, चंपारण का मूवमेंट किया, और पहली ही बॉल पर गांधी जी ने छक्का मार दिया, ठीक है। जैसे आया था ना वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, कृष्णमाचारी, श्रीकांत था, और आते से ही जैसे ही बैटिंग करना शुरू किया, पहली बॉल छक्का। जैसे युवराज सिंह ने 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे थे, तो भारतीय क्या अक्रॉस वर्ल्ड लोग बाग झूम गए थे। इसी तरह गांधी जी ने पहली बॉल पे चंपारण मूवमेंट छक्का मार दिया, तो गांधी जी बड़े पॉपुलर हो गए। 1917 खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा गुजरात में एक जगह जहाँ पर पीजेंट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा था, कर लिया जा रहा था, गांधी जी ने वहाँ पर भी मूवमेंट किया, वो भी सक्सेसफुल, दूसरी गेंद पर भी छक्का। तीसरी गेंद फेंकने के लिए शोएब अख्तर तैयार हैं, और गांधी जी ने कहा आजा। और 1918 अहमदाबाद मिल मूवमेंट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर से काम लिया जाता था लेकिन वेजेस मनी बहुत कम दिए जाते थे उनको, तो गांधी जी ने वो मूवमेंट भी सक्सेसफुल कर दिया। तीसरी बॉल पर छक्का पड़ते ही तो लोग बाग गांधी जी के दीवाने हो गए और नेशनल हीरो बन गए गांधी जी। 1919 रॉलेट एक्ट पास किया ब्रिटिशर्स ने, रॉलेट एक्ट, जिसमें लोगों को ये बताया गया, जैसे अभी कोरोना काल चला था तो ये बोला गया था ना कि एक जगह एक साथ 5 से 6 लोग इकट्ठे होकर पब्लिक में बात नहीं कर सकते, धारा 144 वो लागू कर दी गई है। तो इसी तरह से रॉलेट एक्ट था। यहाँ पर तो अपन 5 लोग से ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, वहाँ तो 2 लोग से ज़्यादा हुए नहीं, बिना किसी शक के उनको जेल में डाल देंगे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। कहाँ पर? पूरे भारत में, स्पेशली पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ? अमृतसर, जहाँ 2 लोगों को एक साथ खड़े रहने की मनाही थी, वहाँ जलियांवाला बाग में 2000 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, तो जलियांवाला बाग में 2000 लोग इकट्ठे हो गए। सत्यपाल किचलू एक वहाँ के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने भाषण देना शुरू किया। जैसे ही जनरल डायर को पता पड़ा और उसने जलियांवाला बाग, आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो ये देखो, मैं आपको यहाँ पर उसका पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा एंट्री गेट है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हो घर बने हुए हैं। वहाँ पर बिना किसी इंटीमेशन के, इंडियंस को बिना किसी इंटीमेशन के उसने छत पर बहुत सारे सोल्जर्स लगा दिए और एंट्री पॉइंट जो था, एंट्री एग्जिट एक ही छोटा सा, वहाँ पर उस पर टैंक फिक्स कर दिया और बिना इंटीमेशन के गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हज़ारों लोग मारे गए। जो कुछ बच गए उन्होंने ये सारा इंसिडेंस जब बताया तो गांधी जी ने इसका भी बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। और ये जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। हाँ, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन उस खुशी के दिन पर बहुत बड़ा ग्रहण लगाया जनरल डायर ने। और जनरल डायर को इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोने की तलवार गिफ्ट करी। तो पंजाब का एक क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह पहुंच गया लंदन जनरल डायर के घर में, और उसने डायर के घर में पहुंच के उधम मचा दी और जनरल डायर को गोली मार दी। तो ऐसे हुआ करते थे हमारे भारत के वीर क्रांतिकारी। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। 1920 गांधी जी तो बॉल पे बॉल खेले जा रहे थे और मतलब ज़बरदस्त तरीके से
टेस्ट मैच की तरह नहीं खेल रहे थे, वो तो वनडे खेल रहे थे यार। आजकल 2020 की तरह भी खेलने लग गए। शायद उस समय क्रिकेट होता और गांधी जी खेलते तो दमादम चौके छक्के मारते हो। तो 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बाद में, लेकिन अपन पहले बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की, क्योंकि 1914 से 1918 जब बाल्कन स्टेट्स, आप नेशनलिज्म इन यूरोप को याद करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में बाल्कन स्टेट्स, रिसोर्स रिच एरिया, और उनका जो रूलर था टर्की का खलीफा। खलीफा कौन? स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था खलीफा। जब उस पर ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया तो वो सारे के सारे बौखला गए और टर्की से खलीफा को हटा दिया गया, उसकी पोस्ट से उसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ टर्की में और बाल्कन स्टेट्स में भी। वो ही खिलाफत मूवमेंट इंडिया में भी आया। इंडिया में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या शुरू किया? खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया इंडिया के अंदर। गांधी जी ने इनका साथ दिया, किस लिए? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो ब्रिटिशर्स तोड़ना चाहते थे उस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाया गांधी जी ने अपनी मदद से, है ना, अपने दिमाग से, अपने लोगों की मदद से, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने एक और चीज़ शुरू करी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो कैलकाटा का जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें पास हो चुका था और दिसंबर में नागपुर सेशन में उसको फाइनल कर दिया गया। जनवरी 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया। नॉन कॉपरेशन ही क्यों? नॉन कॉपरेशन ही क्यों? गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी, हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज बुक लिखी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने हमारा ये हाल कर दिया। अगर हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करते तो शायद ब्रिटिशर्स हमारा ऐसा हाल नहीं करते। जैसे मेरे को लगता है ये आपका अफ़गानिस्तान और तालिबान वाला जो मैटर चल रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पर अगर भारी पड़ा तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने तालिबान वालों को मदद करी होगी, जैसे भारतीयों ने मदद करी किसकी? ब्रिटिशर्स की। वरना ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं थी बिना भारतीयों की मदद के। तो यही चीज़ गांधी जी ने बोली कि अगर हमने मदद नहीं करी होती, हमने उनको कोऑपरेट नहीं किया होता, तो शायद ये ब्रिटिशर्स हमारे भारत में नहीं घुस पाते, ठीक है। तो मूवमेंट बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल मूवमेंट, और ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि अब शायद हमारे भारत में दिन जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और मीनवाइल अपन थोड़ा सा इससे नॉन कॉपरेशन से हटेंगे, 1920 पर ही वापस आएंगे, जहां पर आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडिया, अवध, हाँ, गुडेम हिल्स, कर्नाटक, वहाँ की बात करेंगे। 1920 में अवध किसान मूवमेंट, हाँ, अवध में हुआ, जिसका साथ दिया बाबा रामचंद्र का साथ दिया जवाहरलाल नेहरू ने। अवध किसान सभा बनाई, पीजेंट्स का रेवेन्यू कम करवाया। इसी तरह से गांधी जी का एक और बहुत बड़ा शिष्य हुआ करता था, लेकिन वो वॉयलेंटली एक्ट करने में ज़्यादा उसको मज़ा आता था, है ना, और वो चिल्लाता था ज़ोर ज़ोर से कि मार डालो इनको, अंग्रेज़ों को भगाओ यहाँ से। तो गुडेम हिल्स में उसने खूब दंगा मचाया, लेकिन उसको बेचारे को पकड़ लिया गया क्योंकि वो क्रांतिकारी टाइप्स का था, और उसको बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अलूरी सीताराम राजू उसका नाम था। ये पिक्चर भी आप यहाँ पर उसकी देख रहे हैं। वापस आ जाते हैं अपन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर। जनवरी 1921 में बहुत तेज़ी से पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़बरदस्त तरीके से चलने लगा। अंग्रेज़ों को लगा अपने दिन अब बहुत कम रह गए भारत के अंदर, चलो भागो यहाँ से। लेकिन उसी समय एक गड़बड़ हो गई, चौरी चौरा इंसिडेंट्स। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के आज के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। वहाँ पर एक बारात पर पुलिस वालों ने जम के डंडे बरसा दिए, और ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई डंडे बरसाएगा तो वो भी चुप के बैठेंगे। तो 21 पुलिस वालों को उनकी ही पुलिस चौकी में
भारतीयों ने जिंदा जला दिया, आग के हवाले कर दिया। देखो मस्त आग जल रही नहीं है, ऐसा लग रहा जैसे किसी का फ्यूनरल हो रहा हो। तो 21 ब्रिटिशर्स को जिंदा जलाया, उन्हीं को फ्यूनरल कर रहे थे। तो ऐसा हुआ और गांधी जी को तो ये लगा कि साहब हमारे नॉन वायलेंट मूवमेंट को इन लोगों ने वायलेंट कर दिया, मैं ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेता हूँ। तो ले तो लिया उन्होंने, कॉल ऑफ कर लिया। सबको बड़ा दुख हुआ कि इतना जोरदार तरीके से चलने वाला मूवमेंट गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया। 2 सीनियर लीडर्स कांग्रेस के बहुत नाराज हुए उनसे, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उस समय के बहुत बड़े पैसे वाले वकील, करोड़पति इंसान उस जमाने के। उन्होंने गांधी जी से कहा आपने अच्छा नहीं किया, हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी। 1923 में इन दोनों ने, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने, दोनों ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। उनका मकसद था, वो ये चाहते थे गांधी जी कम से कम जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो ब्रिटिशर्स ने बना रखी है, हम इसमें कम से कम अपने वहाँ जाकर इलेक्शंस जीतेंगे, वहाँ उनके असेंबलीज में बैठेंगे, वो लोग क्या काम करते हैं, हमारे भारत के लिए क्या सोचते हैं, इसके लिए हम लोग तैयार हो रहे थे और आपने सब गड़बड़ कर दी। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी और शायद थोड़ा शौक लगे कि मोतीलाल नेहरू वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहल करी। BR अम्बेडकर साहब तो बहुत बाद में आए। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया था, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत के लिए प्रपोजल्स, कुछ अच्छी चीजें करेंगे भारत के लिए। अरे अच्छी क्या करोगे आप? क्यों? क्योंकि उसमें 6 के 6 जो लोग थे वो सारे के सारे कौन थे? गोरे गोरे गोरे। हम काले लोगों को रखा ही नहीं, अपन तो काले है ना, ब्रिटिशर्स की तुलना में तो अपन काले ही हैं, ठीक है। हाँ, वैसे अपन रेसिज्म को फेवर नहीं करते हैं, लेकिन वो करते थे ना, उनकी नज़र में तो हम काले ही थे ना, इसलिए, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिशर्स आए, इनका ऑपोजिशन किया गया वापस से पंजाबियों ने। पंजाब वाले दिलेर सिख, और इस समय लाला लाजपत राय ने अपोज किया, साइमन गो बैक, तुम नहीं चाहिए। क्योंकि किसी इंडियन को तो रखा ही नहीं आपने। आप किसी इंडियन को रखते कि आप भारत में क्या रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते, क्या हमारे लिए आप अच्छा करोगे? अच्छा तो आपने क्या कुछ किया ही नहीं। क्यों? हमसे तो पूछोगे। अरे भाई, अगर आपके घर में कोई नया रिनोवेशन करना है तो बिना आपसे पूछे कोई घुस जाएगा क्या? आप टांगे तोड़ के भगा दोगे उसकी वहाँ से। तो यही काम पंजाबियों ने करने की कोशिश करी। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, लाठीचार्ज हुआ। देख रहे हो आप, लाठीचार्ज हुआ, जोरदार लाठीचार्ज हुआ। लाला जी के सिर पर लाठियाँ पड़ी और उनकी डेथ हो गई। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों ने उनकी बदला लेने की सोची। सॉन्डर्स जो SP था उस समय का पंजाब का, उसके घर में घुस गए, उसको मार दिया और भाग गए। 1929 पंजाब असेंबली में इन तीनों ने बॉम्ब फेंका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, है ना। देखो तीनों के तीनों दिलेर शेर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये बॉम्ब फेंका और कहा कि ऐसे छोटे, ये तो बहुत छोटा बम है, कुछ किसी को लगा भी नहीं। बोला कि अगर आप भारत नहीं छोड़ोगे तो और बड़े बड़े बम फटेंगे। और ब्रिटिशर्स को डरा धमका कर और अपने आप को सरेंडर करवा दिया। गलत किया। उन्होंने सोचा कि छूट जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था एक बार ब्रिटिशर्स के चंगुल में आने के बाद छूटना। 1929 में एक और इंसिडेंस हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस के सेशन में डिमांड करी किसकी? पूर्ण स्वराज की। December 1929 demand for Purna Swaraj was made by Pandit Jawaharlal Nehru at Lahore Congress session, and on 26th of January 1930 a tricolor flag was hoisted at the building of Lahore। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा 26 जनवरी आज का दिन याद रखेंगे। 26 जनवरी 1930 1930, आज स्लेव इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट होगा
वो डे क्या रखेंगे अपन 26 जनवरी, लेकिन इंडिया तो इंडिपेंडेंट 15 अगस्त को ही हो गया। तो नेहरू जी ने जो डेट दी थी 26 जनवरी, उसको हमने अपना रिपब्लिक डे मनाया, है ना। हम आज़ाद तो अभी हो गए 15 अगस्त, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, पता है ना आप लोगों को, अमृत महोत्सव, ठीक है। और सब कुछ बेटर 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 धीरे धीरे होता जा रहा था। और जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो भी सब अपने अपने डिमांड्स को लेकर गांधी जी के पास आते जा रहे थे। और गांधी जी ने उनको वादा भी किया कि एक और कुछ बड़ा मूवमेंट करेंगे और आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। अब आप यहाँ देखो 3 साल 1930, 31 एंड 32, इन तीनों सालों में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोल मेज सम्मेलन। काहे के लिए? ताकि भारत के लिए कुछ बेटर डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या बुलाया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं आना मुझे, आप लोग हमारी डिमांड्स को सुनते ही नहीं हो, क्या करना आपके वहाँ जाके। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए, बोला चुपचाप सुन के आ जाना, चुपचाप सुन के आ गए। 1931, ठीक है 1931 12 मार्च 12 मार्च 1931 गांधी जी ने सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च भी कहते हैं आप उसको, वो चलाया, है ना। कहाँ से? साबरमती से डांडी तक 240 माइल्स का डिस्टेंस 24 डेज में कवर किया और जाकर नमक बनाया। बाद में ये बात अलग है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन नमक कानून को तोड़ा गांधी जी ने। देखो आप 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी कितनी तेजी से चलते जा रहे हैं। नहीं, दम तो बहुत था उनके अंदर, है? तभी तो गाना बना, बंदे में था दम, वंदे मातरम। नहीं तो ऐसी चीज़ों के साथ गांधी जी ने लोगों का दिल तो पहले ही बहुत अच्छे से जीत लिया था। अब उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को टेंशन, बोले गांधी जी को अगर नहीं रोका गया तो ये गांधी जी मेरी नौकरी खा जाएंगे। तो उन्होंने गांधी जी को कहा, गांधी जी आपकी जो डिमांड्स हैं आप बताओ, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के लिए आप लंदन चलो। गांधी जी ने कहा ठीक है सही, मेरी ये 11 डिमांड्स हैं। 10 डिमांड जो थी वो तो फिल हो सकती हैं, लेकिन ये 11 डिमांड जो आपने लिखी है कि सारे प्रिजनर्स को छोड़ दो। बोले साहब वो क्वीन बैठी है ना वहाँ पे, नौकरी खा जाएगी मेरी और मुझे भी जेल में डाल देगी। तो गांधी जी बोले ठीक है मत बुलाओ। बोले बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि जितने भी नॉन वायलेंटली एक्ट किए हुए लोग हैं उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जो वायलेंटली एक्ट किए हुए थे उनको नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी ने कहा डन। फंस गए कौन? सुखदेव भगत सिंह राजगुरु। गांधी जी तो 5 मार्च 1931 को लंदन चले गए और पीछे 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी गई। लेकिन 23 साल के नौजवान मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती, और ये कहते हुए फांसी पर चढ़ गए। गांधी जी वापस आए, उनको समझ नहीं आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई, गांधी जी ने उसको अटेंड नहीं किया। वहाँ पर लेकिन कम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए गए। रेमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर किए, जिसमें कहा कि हम इंडिया में माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्शन करेंगे। गांधी जी फिर अड़ गए, बोले क्यों माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्शन करना? इलेक्शन ही नहीं करने, और अगर इलेक्शन होंगे तो ये अलग अलग उस पर नहीं होंगे, अलग कास्ट कम्युनलिज्म बिल्कुल नहीं फैलाया जाएगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अड़ गए, बोले साहब ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छा सोचते और आप हमारे लिए कुछ नहीं सोचते। डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी में ठन गई। गांधी जी रूठ कर चले गए पूना।
तब बी आर अम्बेडकर को लगा नहीं यार, गांधी जी बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों में एक पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्शन तो नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शंस में सीट रिजर्व कर दी जाएगी। ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट 1932 से शुरू हो गया। मीनवाइल थोड़ा सा अपन आगे बढ़ गए, एक साल पीछे हो जाते हैं वापस। 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई आज्ञा नहीं मानी जाएगी ब्रिटिशर्स की, बहुत अच्छे से तेजी से चल रहा था और गांधी जी की थोड़ी सी डिमांड्स मानी गई तो गांधी जी ने फिर उसको कॉल ऑफ कर लिया। इस बार लोगों का भरोसा थोड़ा गांधी जी से उठने लगा। बोले गांधी जी आपने पहले भी अच्छा खासा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसको भी कॉल ऑफ कर लिया, ये मूवमेंट भी अच्छा चल रहा था, इसको भी कॉल ऑफ कर लिया, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार, इन्होंने बहुत बड़े नंबर में गांधी जी का साथ दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट इनके साथ, पीजेंट्स इनके साथ। लेकिन जब दूसरी बार वापस से जब इन्होंने शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया, इस बार गांधी जी के साथ बहुत कम लोग आए। ठीक है, गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा आखिरी मूवमेंट 1942 में किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। और स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। इसमें लोगों ने बहुत ज़बरदस्त संख्या में गांधी जी का साथ दिया और ऐसा कहते हैं कि जेलें भर गई थी पूरे इंडिया की, लोग बाग चला चला के जेल में जा रहे थे। ब्रिटिशर्स बहुत परेशान। ठीक है, मीनवाइल क्या हुआ, बहुत सारे आर्ट को जानने वाले, कल्चर को जानने वाले आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, है ना, उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया इंडिया की इंडिपेंडेंस में, जिसमें आनंद मठ लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के साथ साथ वो एक बहुत बड़े राइटर भी थे। उन्होंने अपनी नॉवेल आनंद मठ में भारत माता का एक छोटा सा फिगर पेंट किया और उस भारत माता के फिगर को पेंट करके लोगों को बताया कि देखो भारत माता बहुत परेशान है। उसी में से हमारा नेशनल सॉन्ग निकला है वंदे मातरम। लेकिन वो भारत माता की पेंटिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई जो बाद में अबिंद्रनाथ टैगोर ने, देखो भारत माता की वो पेंटिंग कितनी ज़ोरदार, बहुत पॉपुलर हुई। इसको अबिंद्रनाथ टैगोर ने इस तरह से पेंट किया, स्पिरिचुअल, काम, हाँ, बहुत डरी सहमी सी भारत माता, बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता, लोगों को इस तरह से प्रेजेंट किया कि लोगों का खून खोल जाए कि अंग्रेज़ों अब तो तुम बिल्कुल बाहर जाओ। उन्हीं के भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में पहली बार हमारा नेशनल एंथम जनगण मन गाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग, नतेशा शास्त्री केरला में, उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को जगाया। तो जो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस थी, जिस भाषा में जिसको जो समझ में आता, लोगों को उसी तरह से समझाने की कोशिश की गई। फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, इन सब से लोगों को रूबरू कराया गया। फ्लैग्स बनाए गए, है ना। तो ये फ्लैग एक ऐसा बनाया गया जिसमें 8 लोटसेस और स्टार्स और मून, जो 8 लोटसेस हैं वो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टार और मून जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया, देखो जिसमें चरखा है। तो इस तरह की चीज़ें करके लोगों को उकसाया गया, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई। ठीक है, तो ये सारे काम किए गए। फिर 1946, मीनवाइल 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बड़ी समस्या हुई और इस बार तो जब ब्रिटिशर्स ने डिमांड करी कि फिर से फोर्स रिक्रूटमेंट होंगे सोल्जर्स के लिए, भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स ने मना कर दिया, अब कोई भारतीय पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये कहा गया कि प्लीज़ आप करवाइए पार्टिसिपेट, आपकी जो डिमांड होगी हम पूरा करेंगे। ब्रिटिशर्स को हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि आप हमसे वादा करिए कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा आप हमारे भारत को फ्री कर देंगे। उन्होंने डन।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए प्रपोजल हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, 14 अगस्त पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और 15 अगस्त को भारत इंडिपेंडेंट हो गया। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया। कैसा लगा आपको? आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर इसमें लिखें, कमेंट्स इसमें पोस्ट करें। थैंक यू, गुड लक। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने 1-2 दिन में फिर से आऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर बना के दे सकूँ। ओके, गुड बाय।